नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे। नीतीश कैबिनेट से अब मुकेश सहनी की छुट्टी होने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अनुशंसा राज्यपाल से कर दी है। नीतीश कैबिनेट से मुकेश सहनी की बहुत जल्द छुट्टी होगी क्योंकि अनुशंसा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की है। बीजेपी की मांग पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल से यह सिफारिश की। फिलहाल बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं मुकेश सहनी। आपको बताते चलें कि जब वीआईपी के सभी 3 विधायकों का बीजेपी में विलय हो गया था तो इसे लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री से लिखित तौर पर मांग की थी कि मुकेश सहनी को तत्काल बिहार कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि मुकेश सहनी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। अब ये बड़ी खबर इस वक्त जिसमें बीजेपी की मांग पर राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को एनडीए का हिस्सा नहीं है, अब उनकी छुट्टी होगी। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से इसकी अनुशंसा कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मुकेश सहनी को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। वहीं बीजेपी ने भी सहनी पर निषाद समाज को ठगने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी जी अच्छी तरह से जान रहे थे कि अब उनके लिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी से अदावत के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चल रही है, बहुत ज़्यादा दबाव में चल रही है। और भाजपा से अदावत करके मंत्रिमंडल में बने रहना फिलहाल तो बिहार में संभव नहीं है। तो मुकेश सहनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ कि उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा करनी पड़ी, लेकिन ये होना था, ये पहले से तय था, इसलिए इसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजे हैं कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने मछुआरा समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, उनके अधिकारों से वंचित किया है और ये स्वयं व्यक्तिवादी राजनीति किया है। इन्होंने समाज के नाम पर राजनीति किए हैं और समाज को ठगने का काम किए हैं। और ऐसे में जरा खबर तो समझिए। दरअसल 23 मार्च की वो तारीख थी जब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के सभी 3 विधायकों का बीजेपी में विलय हो गया। इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। मुकेश सहनी अब भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री के पद पर बने हुए हैं और इसे लेकर बीजेपी ने अपनी तरफ से कड़ी और बड़ी आपत्ति जाहिर की थी। वीआईपी को एनडीए का हिस्सा नहीं बताया था। बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी की ओर से लिखित पत्र भी सौंपा गया था। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को बड़ा झटका बीजेपी ने इस वक्त दे दिया है। वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी में विलय के बाद पार्टी का बिहार विधानसभा में अस्तित्व खत्म हो गया। मुकेश सहनी फिलहाल विधान पार्षद हैं और बतौर एमएलसी सहनी का कार्यकाल कुछ ही हफ्तों में अब पूरा होने वाला है। इसके बाद वीआईपी का कोई भी विधायक या एमएलसी बिहार में नहीं बच पाएगा। यूपी विधानसभा में आपको याद होगा कि 53 सीटों पर मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा। यूपी में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया गया था। बोचहा विधानसभा उपचुनाव की बात कर लें तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मुकेश सहनी ने प्रत्याशी उतार दिया। एमएलसी चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाता है और ये सारी बातें मुकेश सहनी के खिलाफ चलती गईं। सहनी के रवैये से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत नाराज था, आक्रोशित था और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी का इस्तीफा होकर रहेगा। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुकेश सहनी को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये पहले से तय था कि उनकी बर्खास्तगी की जाएगी। बिहार के दरभंगा जिले के सुपौल बाजार निवासी मुकेश सहनी का राजनीतिक इतिहास केवल 7 साल पुराना ही है। साल 2013 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उससे पहले तक वो मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेट डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे थे। फिर अचानक से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में जाना पहचाना वो नाम बन जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मुकेश सहनी का ये पूरा सफर।
मुकेश सहनी का सियासी सफर अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। मुंबई में मिली कामयाबी के बाद मुकेश सहनी ने सियासत में किस्मत आजमाने के लिए एंट्री मारी। 2013 की एक सुबह बिहार के सभी अखबारों में एक इश्तिहार ने लोगों को बताया कि सियासत में एक नए नौजवान ने एंट्री मार ली है और पहली बार एक खास नाम लोगों के घरों तक दस्तक देने लगा। वो था मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह। मुकेश सहनी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नवंबर 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी। सियासत में वीआईपी तरीके से एंट्री लेने वाले मुकेश ने अपनी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी रखा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीआईपी। मुकेश की पार्टी का चुनाव निशान पानी में तैरती नाव है, जो उनकी जाति की तस्वीर बयां करती है। 2019 में मुकेश सहनी ने खगड़िया लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन मोदी लहर में वो बुरी तरह हार गए। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं। बिहार में मछुआरों और नाविकों के तबके में आने वाले मल्लाह, सहनी, निषाद और बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 6% है और राजनीति में करीब 10 से 15 लोकसभा सीटों पर ये अहम रोल निभाते हैं। मुकेश ने अपनी जाति में एक खास पहचान बना रखी है। बिहार में इस जाति का अब तक कोई बड़ा लीडर नहीं था, इसलिए सहनी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। वो महज 8वीं पास हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों रुपए के मालिक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सख्त तौर पर शराबबंदी लागू की गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों को नशे की इस लत से बचने की सलाह देते रहे हैं, लेकिन शराब का कहर जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा। भागलपुर में 2 दिनों में 3 लोगों की मौत शराब के सेवन से अब तक हो चुकी है। सवाल शासन और प्रशासन से लेकर तमाम उस तंत्र पर अब उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसी साल जहरीली शराब ने 70 से ज्यादा जिंदगियों को ले लिया। बिहार में शराब पीने की सख्त मनाही है, क्योंकि प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू है। करीब 6 साल होने को हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन शराब का कहर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी महीने होली के ठीक दूसरे दिन जहरीली शराब ने 30 से ज्यादा जिंदगियां ले ली थी, लेकिन महीने के आखिर में एक बार फिर शराब ने कहर बरपाया है। भागलपुर के परबत्ती मोहल्ले में शनिवार की शाम जहरीले जाम के सेवन से 3 लोग बीमार पड़ गए थे, लेकिन शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाजरत युवक ने रविवार को दम तोड़ दिया। मृतक मुंबई में नौकरी करता था और होली में अपने गांव आया हुआ था। तो सुबह में सुता हुआ था, सो कर उठा, घर गया, घर में बोला माँ पानी दो, पानी थोड़ा सा पिया तो तलमलाने लगा। उसके बाद फिर क्या डॉक्टर को बुलाए, बोला कि 2 पानी चढ़ेगा ग्लूकोज तो ठीक हो जाएगा। अभी उसका साथी का 2 भी आदमी यहाँ पे भर्ती है। ऐसा बात 2 अभी तक भर्ती है, 1 तो दम तोड़ चुका, 2 और भी है। सब साथे पिया था? हाँ, तीनों साथे पिया था। जबकि शनिवार को ही भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डीह में 2 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई थी। दोनों मृतक चचेरे भाई थे। मौत से ठीक पहले सुबोध ने शराब पीने की बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन पुलिस इन मौतों को शराब से हुई मौत नहीं बता रही। हम आपको मृतक सुबोध का वो बयान सुनाते हैं जो उसने मौत के ठीक पहले कहा था। क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे? क्या चीज? हैं? दारू पी थी। कब? कल। आखिर शराबबंदी वाले बिहार में शराब का कहर कब थमेगा, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इसी साल के आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। 21 मार्च 2022 भागलपुर में 17 लोगों की मौत। 20 मार्च 2022 बांका में 12 लोगों की मौत। 20 मार्च 2022 मधेपुरा में 4 लोगों की मौत। 16 मार्च 2022 कटिहार में 3 लोगों की मौत।
13 मार्च 2022 गोपालगंज में 7 लोगों की मौत। जनवरी 2022 सारण में 15 लोगों की मौत। जनवरी में ही नालंदा में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर भी उठ खड़े हुए हैं जिस पर शराबबंदी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है। तभी तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शराब पीने वालों तक कैसे पहुंच रही है शराब? पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? लगातार हो रही मौतों पर पुलिस किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचती? ज्यादातर शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? क्या पुलिस मौतों की सच्चाई छिपाना चाहती है? शराब से हो रही मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। और इसी साल के अगर आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि इसी साल अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत शराब के सेवन की वजह से हो चुकी है। होली के दूसरे दिन भागलपुर, बांका और मधेपुरा में लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में आता रहा है। कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं, कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद नशेड़ियों तक आखिर शराब कैसे पहुंच रही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिन लोगों ने अपनों को खोया है, गवाया है, वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर पीने वालों को लत है तो ये लत जिनको लगी हुई है उन तक शराब कैसे पहुंच जाती है। पुलिस हालांकि इससे इतर कार्रवाई के दावे बार बार कर रही है। खबर गोपालगंज से, जहां पर एक लग्जरी कार से करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिलने से हड़कंप मच गया। उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेकपोस्ट पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी की तलाशी ली तो उसके तहखाने से नोटों की गड्डियां जब्त की गईं। पैसे लखनऊ से सिल्लीगुड़ी ले जाए जा रहे थे। मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सफेद सी दिख रही यही वो लग्जरी कार है जिससे गोपालगंज की उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। यूपी नंबर की ये गाड़ी जैसे ही कुचायकोट थाना के बलथरी चेक पोस्ट पहुंची, वहां पहले से तैनात एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को गाड़ी पर शक हुआ। शराबबंदी के दौर में अधिकारियों को सीमावर्ती राज्यों के चेक पोस्ट से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी का सख्त निर्देश है। ऐसे में जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की तो उसमें बने तहखाने से 1-2 नहीं दर्जनों नोटों की गड्डियां बरामद हुई। करीब 3 करोड़ कैश लखनऊ से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था। मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ही राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले बताए जाते हैं। बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक इको स्पोर्ट कार को पकड़ा गया। जब जांच किया गया तो पीछे पता चला कि तहखाना बना हुआ है, तो देखने पे पता चला इसमें कुछ इलीगल चीज़ ही है। तो उसमें रुपया ऐसा कुछ रखा हुआ मिला। तो जब पूछताछ किया गया तो ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि पैसा है और इसको हम लोग सिलीगुड़ी ले जा रहे थे। लखनऊ से ये लोग आ रहे हैं। 2 लोग की गिरफ्तारी इसमें है। एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब की टीम के द्वारा एक एसयूवी के द्वारा कैश बरामद किया गया है। जो गाड़ी में जो 2 लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें 3 करोड़ रुपए कैश हैं और यह गाड़ी लखनऊ से सिलीगुड़ी जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि बरामद 3 करोड़ रुपए हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। मामले की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी की जा रही है। वैसे इसी महीने 6 मार्च को फुलवरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर में एक कार से 1 करोड़ 48 लाख कैश बरामद किया गया था। इस मामले में यूपी के 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश से 4 सप्ताह में दूसरी बार कैश की बड़ी खेप बिहार से होकर बंगाल ले जाने की बात सामने आई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
और खबर को समझ लेते हैं। देखिए, गोपालगंज के रास्ते बिहार से हवाला कारोबार किए जाने की इस वक्त आशंका गहरी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका होने की वजह से तस्करों को तस्करी करने में आसानी होती है। चेकपोस्ट पर कड़े पहरे की वजह से हवाला कारोबारी बेपर्दा हो रहे हैं, क्योंकि अब लगातार यहां पर नाकेबंदी की जा रही है, चेकपोस्ट पर जांच की जा रही है वाहनों की। बिहार के रास्ते दूसरे राज्यों तक रैकेट की पहुंच का खुलासा हो रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की मुस्तैदी की वजह से ऐसे लोगों के मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जब्ती हो रही है। और इसी कड़ी में आज 3 करोड़ रुपए कैश जो है वो कार की डिक्की से बरामद किए गए। जांच के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल हुई। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो अरसे बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के इलाकों का दौरा किया। सड़क मार्ग से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचे सीएम से मिलकर पार्टी कैडर का जोश हाई नजर आया। तो महिलाएं भी कड़ी धूप में मुख्यमंत्री से मिलकर न सिर्फ उनका स्वागत करती हुई दिखी, बल्कि अपनी समस्याओं को सीएम तक सीधे तौर पर पहुंचाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के दौरे पर रहे। सीएम को अपने करीब पाकर लोग बेहद उत्साहित नजर आए। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो सीएम भी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से गर्मजोशी से मिलते दिखे। दरअसल नीतीश अपने पुराने समर्थकों से मिलने के लिए पहले बाढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा से जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। नीतीश को अपने बीच पाकर समर्थकों का जोश गर्मी के मौसम में भी हाई था। नीतीश जब दनियावा पहुंचे तो समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मुस्कुराहट। और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जब वो पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ में जाते हैं तो उनका जो लगाव है वो, और कई लोग ऐसे जो सेल्फी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री भी सेल्फी ले रहे हैं। काफी पुरानी यादें सर जुड़ गई है इस क्षेत्र से। हाँ, अरे हमारा तो पुराना एरिया है तो सर बीच बीच कितना मिस करते हैं सर बाढ़ अपना क्षेत्र। अगल बगल तो आते जाते रहते ही, इतना लोगों से मिलने का नहीं ना हुआ है। और कई सर कुछ लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं सर। स्वाभाविक ना है तो ठीक है ना भाई, आए हैं काहे के लिए, इसलिए ना है कि सबका प्रॉब्लम जाने। मुख्यमंत्री पूरे गर्मजोशी से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को अपनों के बीच पाकर लोग भी उत्साहित थे। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। बख्तियारपुर में एनएच किनारे खड़ी महिलाओं को देख फौरन सीएम अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे मुलाकात की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। कड़ी धूप में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे लोगों को सीएम ने निराश नहीं किया। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए, ऐसे में इस खबर को समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ने की लगातार कवायद में हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया जहां से उनका सीधा जुड़ाव रहा है। पार्टी में जान फूंकने के लिए अपने क्षेत्र का दौरा वो लगातार कर रहे हैं। अपने दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा के पीछे का मकसद साफ तौर पर नजर आता है। बाढ़ और नालंदा, ये दोनों जगह ऐसे हैं जहां से कभी नीतीश सांसद हुआ करते थे। अपने इलाके की समस्याओं का खुद हल निकालना वो चाहते हैं और इसीलिए उनकी इस यात्रा के दौरान लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव हो रहा है। लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निष्पादन करने की, उससे ठीक करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जो है वो की जा रही है। दुबई एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने गए वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने। इस खास बातचीत में अमिश देवगन ने दुबई एक्सपो में आए लोगों के फीडबैक के बारे में पूछा। आइए सुनते हैं इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने क्या जवाब दिया। फीडबैक क्या है नए भारत के बारे में, ये जरूर देश भी जानना चाहेगा कि बाहर, भारत से बाहर क्या सोचा जा रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से हमने फीडबैक भी लिया है। वहां पे जो लोग निकलते हैं देखने के बाद जी, उनसे भी चर्चा होती है। डेडिकेटेड टीम सर्वे के हिसाब से उनसे बातचीत करती है और लगभग ये देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें लोगों को कल्पना नहीं थी भारत के बारे में। कई चीजें ऐसी हैं जो
लोगों को गलत फहमी आती भारत के बारे में। मैं समझता हूँ ये देखने के बाद क्या क्या गलत फहमी, जैसे आज भी कई विकसित देशों को पता नहीं है कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में कितना आगे चला गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आज विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। स्टील इंडस्ट्री में मोस्ट कॉस्ट कंपेटिटिव इंडस्ट्री भारत में है। भारत स्वच्छ होते जा रहा है। भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज विश्व स्तरीय है, जो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा जिस प्रकार के एक्सप्रेसवेज वगैरह से सुशोभित। वहां तो इतिहास बन गया, वहां तो मतलब 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो गया। वहां पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 5 साल पूरी सरकार चला और वापस सरकार ने और फिर आई है। ये अपने आप में नहीं, उत्तराखंड में भी उसी तरह का इतिहास है। तो ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। और अगर इसको एक वाक्य में अगर इसको कैप्चर करना तो जो दुनिया को लगता था कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदल के लोगों को सिद्ध कर दिया कि गुड इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी गुड पॉलिटिक्स। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।